हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल इमेज क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज मैं उपस्थित हूं आपके सम्मुख लेकर कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड हिंदी में काव्य खंड में 7वां चैप्टर जिसका नाम है गज़ल। इसको लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे मित्रों, व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं एक आग्रह आप सबसे करना चाहता हूं कि मैं भी आप सब की तरह किसान का बेटा हूं और इस आधुनिक युग की दौड़ में मैं भी सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाह रहा हूं और उसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। बिना आपके सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। आप सबको अगर लगे कि मैं वीडियो में मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझाने में सफल होता हूं, तो आप सब इतनी मदद करें कि मेरे चैनल को 10 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, उनसे कहें कि और 10 को प्रेरित करें और मेरे चैनल को 1 घंटा ज़रूर चलाएँ। सब्सक्राइब के साथ मुझे 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, बिना आपके सहयोग के ये वॉच टाइम पूरा होने वाला नहीं है। आशा करता हूँ कि मेरी मेहनत का परिणाम आप मुझे ज़रूर देंगे और मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। गज़ल एक ऐसी विधा है मित्रों जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल और स्वतंत्र होते हैं, अर्थात परिपूर्ण होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती है। इसके बावजूद 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुर्क का निर्वाह और 2 अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। और उसके बाद आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनस्थिति में लिखी गई है। जान पड़ती है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। और जो कवि हैं दुष्यंत कुमार जी देश व समाज की दुर्व्यवस्था को देखकर बड़े निराश हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वह इस निराश भाव एवं दुख को प्रकट करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली पंक्तियां इसमें कहा गया है, कहा तो तय था कि चिराग हर एक घर के लिए। कहा तो तय था कि चिराग हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो यहाँ पर अब दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर मैसर का मतलब होता है उपलब्ध होना, और दरख्त मतलब होते हैं पेड़, चिराग मतलब होता है दीपक, और साए मतलब होता है छाँव। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है कवि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक घर में रोशनी होगी, दीपकों की माला जलेगी, अर्थात ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। किंतु वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा तो ये गया था कि हर एक घर प्रकाशित होगा, हर एक घर का विकास होगा, लेकिन यहाँ तो शहर के लिए ही प्रकाश नहीं है, अर्थात यहाँ तो शहर में ही जो है निराशाजनक परिणाम निकल रहे हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है और यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है बड़ी निराशाजनक है, अर्थात यहाँ पर तो दरख्तों के साए में ही धूप लगती है। यहाँ तो वृक्षों के नीचे भी छाँव नहीं मिलती, बल्कि वहाँ भी धूप लगती है। चलो ये चले यहाँ से उम्र भर के लिए। अब कवि का कहना है कि अब हमें यहाँ से उम्र भर के लिए कहीं और आश्रय ले लेना चाहिए, अर्थात जहाँ पर सुख शांति नहीं है, जहाँ पर मन अशांत है, हमें उस जगह पर रहना नहीं चाहिए, उसे छोड़कर हमें चले जाना चाहिए। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही,
कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो मुनासिब आप समझ रहे होंगे कि सही और ख्वाब सपना होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भारत के लोग कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। लिखा है ना कि ये लोग कितने न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। हमारे देश के जो वीर लोग हैं, जो संघर्षशील हों, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए संघर्ष करते हैं, वो अपने पाँवों को सिकोड़ कर अपने पेटों को ढक लेते हैं, अगर उनके पास उसको ढकने के लिए कमीज नहीं है। और उनमें विरोध और संघर्ष की इतनी तीव्र गति की भावना होती है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो और जो लोग, कवि का कहना है कि जो लोग अपने पेट को ढकने के लिए अपने पैरों को सिकोड़ लेते हैं, जिनके अंदर से अब धीरे धीरे संघर्ष की भावना मरती चली जा रही है इस अंधी सरकार के सम्मुख, तो इस जो बहुत बड़ा लक्ष्य है देश को आज़ाद कराना, क्या इस काम के लिए, क्या इस सफ़र के लिए इस प्रकार के लोग सही होंगे? खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। हमारे देश के लोग मानते हैं कि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। उनके इष्ट या भगवान भी सच नहीं है। वो कह रहे हैं खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। भगवान है भले ही ना हो, लेकिन आदमी का ख्वाब होना चाहिए, और उस ख्वाब को जीवित रखने के लिए कोई हसीन नज़ारा होना चाहिए। या केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। अर्थात वो क्रांतिकारी नहीं बनना चाहते। वो अब अंधी सरकार के सामने घुटने टेक दिया है उन्होंने, और वो उसके सामने नहीं लड़ना चाहते, और वो अपने ख्वाबों की दुनिया में ही जीवित रहना चाहते हैं, सच्चाई से मुंह मोड़ लेना चाहते हैं। आप आगे देखते हैं, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ पर मुतमईन का मतलब है विश्वस्त है। कौन विश्वस्त है? अंग्रेज सरकार विश्वस्त है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। तो यहाँ पर जो हमारे देश के लोग जो निर्जीव होते जा रहे हैं, वो इस बात से उनको ये कॉन्फर्मेशन मिल गई है, वो विश्वस्त हो गए हैं, आश्वस्त हो गए हैं कि ये पत्थर रूपी जो अंग्रेज सरकार है वो कभी पिघल नहीं सकती, उसके हृदय में प्रेम उमड़ नहीं सकता। लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, लेकिन मैं बेकरार हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ में कितना असर है, कितनी कसक है मेरी आवाज़ में, कि वो आवाज़ उस अंधी बहरी सरकार के सम्मुख पहुँचे, और उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो इकट्ठा हो करके उस अंधी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो मैं बेकरार हूँ अपनी उस आवाज़ के असर को देखने के लिए। अब आगे की लाइन बहुत ही मुकम्मल है, बड़ी मार्मिक है, उसको समझने का प्रयास करें। तेरा निज़ाम है सिला दे जुबान शायर की। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अब कवि कह रहे हैं कि तेरा निज़ाम है, वो अंग्रेजी सरकार को समझाने का प्रयास करते हुए बोल रहे हैं कि तेरा निज़ाम है, अर्थात तेरी सरकार है, और तू चाहे तो मुझ जैसे शायरों की ज़ुबान को सिलवा दे, हम जैसे कवियों की ज़बान पर ताला लगवा दो, बंद करवा दो। अगर आपने हमारी ज़बान को नहीं रोका तो हम इसी तरह क्रांति का बीज बोते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी बातों का लोगों पर असर होगा, और ये बातें अगर लोगों तक पहुंच गईं तो लोग तुम्हारे सामने उठकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा विरोध करने लगेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए ये एहतियात ज़रूरी है। एहतियात का मतलब होता है सावधानी। तुम्हारे लिए ये सावधानी ज़रूरी है कि अगर तुमको इस पंक्ति को, इस छंद को, इस कविता को, उस कवि की कल्पना को, गज़ल को रोकना चाहते हो तो हम जैसे शायरों की, हम जैसे कवियों की, लेखकों की ज़ुबान कलम को रोक दो। नहीं तो ये कविता, गज़ल, पंक्तियाँ जब लोगों तक पहुँचेंगी कि लोगों के अंदर आग लग जाएगी और क्रांति से उठकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, और मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए।
यहाँ पर गुलमोहर एक प्रकार का फूल होता है, लेकिन यहाँ पर उसका हम जिक्र आज़ादी से करेंगे। तो कवि कह रहा है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। तो जो क्रांतिकारी हैं, तो कवि चाहता है कि जो क्रांतिकारी निर्जीव होते जा रहे हैं, संघर्षहीन होते जा रहे हैं, वो सब उठकर खड़े हो जाएं और अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ें। और उनका ये सपना होना चाहिए कि अगर लड़ें तो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, और मर जाएं अपने देश को आज़ाद कराते कराते, और लड़ते लड़ते मर जाएं, यही सबका लक्ष्य होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, बच्चों, साथियों, इस प्रकार से ये गज़ल का पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और हमारे वीडियोस को 10 लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। उनको भी कहें कि वो आगे 10 लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, और हमारे चैनल को 1 घंटा जरूर चलाएँ। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, प्रधानमंत्री जी का ये जो मोटो है उसको हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय भारत।